दोस्तों नमस्ते। सूबी 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। कहानी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है और कहानी का आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। चलिए मैं सुनाती हूँ। इस कहानी का नाम है अचानक शादी के मंडप में क्या हो गया। और बने रहने के लिए थैंक यू। चलिए दोस्तों सुनाती हूँ। मम्मी मैं जा रही हूँ, बाय मम्मी बाय। सरिता का जवाब ना पाकर इस बार जरा तेज आवाज में पूजा बोली, अगर मैं बाय नहीं बोलूँगी तो क्या तुम पार्टी में नहीं जाओगी? किचन में काम करते हुए सरिता ने कहा, आपकी प्रॉब्लम क्या है? देख रही हूँ जब भी मैं आपसे किसी दोस्त की पार्टी में जाती हूँ तो आपका मूड ऑफ हो जाता है। क्यों क्यों मम्मी चिढ़ाते हुए पूजा ने कहा। वो सब छोड़ो, यह बताओ कि अगर मैं बाय नहीं बोलूँगी तो क्या सच में तुम पार्टी में नहीं जाओगी ना? तो फिर मुझसे पूछने का नाटक क्यों करती हो तुम? माँ बेटी के बढ़ते तरार को देखते संतोष कहने लगा, अच्छा छोड़ो ना, तुम भी क्या बच्चों के साथ बच्चा बन जाती हो? वैसे अब तक आ जाओगे बेटा? सुबह तक आ जाऊंगी पापा। सुनते ही सरिता उबल पड़ी, कहने लगी, देखो देखो इनकी मनमानी क्यों? पार्टी क्या सुबह तक चलेगी? कहने लगी पूजा, अब पार्टी ख़त्म होते होते बाहर मैं 1 तो बज ही जाएंगे, फिर इतनी रात को क्या घर आना उचित होगा। इसलिए शिम्मी ने कहा कि आज रात में मैं उनके घर ही नाइट स्टे कर लूँगी। सरिता कुछ कहती है उससे पहले ही संतोष बोल पड़ा, ठीक है जाओ, पर अपना ध्यान रखना और पहुँचते ही फ़ोन कर देना। हाँ पापा, पर मम्मी को तो देखो बाय भी नहीं बोल रही है। बड़ी मासूमियत से पूजा ने कहा। हंसते हुए संतोष बोला, तुम्हारी माँ का गुस्सा पानी के बुलबुले की तरह है, अभी उतर जाएगा। अपने गुस्से पर कंट्रोल करो। सरिता ने पूछा, और कौन कौन आ रहा है पार्टी में? हम सब फ्रेंड्स ही हैं और शिमी की मम्मी पापा बस। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो तो आप रंजना से पूछ सकते हो, अभी वो आ रही होगी। मुझे लेने कोई ज़रूरत नहीं है किसी के साथ जाने की। पापा तुम्हें छोड़ आएंगे। वैसे भी मुझे वह लड़की ज़रा भी पसंद नहीं है। अब ये क्या बात हुई और क्यों मैं इसके साथ ना जाऊं? बात बात पर आप मुझ पर शक करती रहती हो। ठीक है, अगर आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मैं नहीं जाती हूँ किसी पार्टी में। खुश कहकर पूजा अपना बैग ही टेबल पर पटक दिया। बात कहीं और ना बढ़ जाए यह सोचकर संतोष बोला, ठीक है जाओ, पर पहुंचते ही एक फ़ोन ज़रूर कर देना। पूजा के जाते ही संतोष कहने लगा, कभी कभी तुम्हें क्या हो जाता है सरिता? क्यों तुम उनके साथ अजीब सा व्यवहार करने लगती हो? अरे हमारा संस्कार है, उसमें तो कभी तो कुछ गलत नहीं करेगी, समझो तुम। शिमी को भी अब कभी कभार रात को हमेशा घर ठहर जाती है, तो इससे क्या होगा? जो पूजा आज रात उसके घर ठहर जाएगी तो यही तो उम्र है मौज मस्ती करने के, तो करने दो ना, और यही उम्र बिगड़ने के भी है। संतोष देखते नहीं कितनी जिद्दी हो गई है, अपनी हर बात मनवा कर ही दम लेती है। डर लगता है मुझसे उसकी जिद से कि पता नहीं कहीं ये अपनी मम्मी की तरह। कहते कहते सरिता चुप हो जाती है। सुनते ही संतोष भड़क उठा, कहने लगा, कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि उसे अतीत की बातों से जोड़ना बंद करो, फिर भी तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटी है और तुम्हें हो ना हो मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। खाना खाकर संतोष और पलक तो सो गए, पर सरिता की आंखें से नींद कोसों दूर थी। वह अपने पति की तरफ देखते ही अपने मन में ही कहने लगी, संतोष कैसे मैं आपके एहसानों का कर्ज चुका पाऊंगी? नहीं पता, अपना खून ना होते हुए भी आपने पूजा को अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी हर इच्छा को पहले देखा, कभी अपने पलक और पूजा में पक्षपात नहीं किया, बल्कि पलक से ज़्यादा उसे प्यार देते आए हो। लेकिन क्या मेरी चिंता न है? पापा भी तो वैशाली दीदी से कितना प्यार करते हैं, आंख मूंद कर उस पर भरोसा किया जाता है, पर दीदी ने क्या किया?
कहीं पापा को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। माँ ने कितना समझाया था पर पापा को कि इतनी छूट मत दो उसे, आखिर लड़की जाता है और लड़की मर्यादा में ही रहे तो अच्छी लगती है। लेकिन पापा कहते हैं गंगा हमारा कोई बेटा नहीं है, तो क्या हम बेटियों को ही बेटा जैसा नहीं बना सकते? देखना एक दिन हमारी बेटियां हमारा नाम रोशन करेंगी। उस जमाने में जब लड़कियां सुरक्षित मुश्किल से साइकिल चला लिया करती थी, पापा ने दीदी को मोटरसाइकिल खरीद कर दे दिया था, जिसे लेकर वह हमेशा फ्रंट रहती थी। और यही बात माँ के दिल को दर्द देता था। मोहल्ले की सारी औरतें यह कहकर माँ का मजाक बनाती थी, भाई वाह बेटी हो तो वैशाली जैसी, देखो तो कैसे अपने फटफटैया पर लड़कों को बैठा कर घुमाती फिराती है। उनकी बातें सुनकर माँ शर्म से गड़ जाती थी। कितनी बार उन्होंने दीदी को समझाया कि लड़कों से ज़्यादा मजाक दोस्ती नहीं करनी होती है, लेकिन हर बार पापा दीदी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं क्यों भाई, लड़कों से दोस्ती करने में क्या बुराई है? अरे गंदगी दिमाग में होती है और मोहल्ले की औरतें तो बहुत कुछ भी कह रहती हैं, तो तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। पापा की बातों पर माँ झुंझुला उठी और कहती देखो जी, आँख होते हुए भी आँख बनाने का नाटक मत करो। और क्या गलत बोल रही है मोहल्ले की औरतें? अच्छे घरों की लड़कियां क्या ऐसे दिन दहाड़े लड़कों के साथ घूमती फिरती रहती है? पछताओगे एक दिन, मैं कह देती हूँ। पापा ने कभी भी माँ की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, बस सुन भर लेते थे। पापा के सह मिलने रहने में ही दीदी दिन प्रतिदिन ज़्यादा बदतमीज और जिद्दी होने लगी थी। हमेशा अपनी मनमर्जी करती, घर में कुछ भी आता पहले दीदी पसंद करती, फिर बाद में मेरा नंबर आता था। पापा का कहना था कि वैशाली दीदी मुझसे बड़ी हैं, इसलिए हर चीज़ पर पहले उनका हक बनता है। और माँ कहती है कि पापा बेटियों के पक्षपात करते हैं, लेकिन मुझे कभी इन सब बातों का बुरा नहीं लगा। बुरा इस बात का लगा कि क्यों पापा दीदी की गलतियों को अनदेखी करते रहते हैं। अगर माँ कुछ कहती है तो सुनने समझने के बजाय क्यों माँ को ही चुप करा देते। हमारे पापा की शिफ्ट ड्यूटी होती थी और इतनी सारी फ़ायदा दीदी उठाती है। पापा के घर से जाते ही वह लड़कों के संग घूमने फिरने निकल जाती थी। माँ का तो बिल्कुल भी भय नहीं था कि उन्हें और मेरा क्या माँ को तो बिल्कुल भी भय नहीं था उन्हें और मेरा क्या मिजाल, जो मैं कुछ बोलूं भी दूं चीर कर रख देती। मुझे एक बार जब मैंने उन्हें एक लड़के से कुछ इस तरह देखा कि मैं ही शर्म से गड़ गई। पूछा भी नहीं जा रहा था, लेकिन हिम्मत करके बस इतना कहकर कौन था वो लड़का, तो कहने लगी कि मैं ज़्यादा बड़बड़ा न करूं, और अगर मैंने इस बात घर को किसी को भी बताई तो मेरी खैर नहीं होगी। डर के मारे मैं चुप रह गई। लेकिन एक रोज़ माँ ने ही दीदी को एक लड़के के साथ देख लिया और उन्होंने अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। जब उन्होंने उस लड़के के बारे में दीदी से पूछा तो वे ऐसे अनजान बन गई जैसे वह कुछ जानती ही ना हो। पापा के सामने भी माँ को उसने झूठा साबित कर दिया। समझ गई माँ की दीदी हाथ से निकल चुकी है और अगर जल्दी से जल्दी उसकी शादी नहीं ही कराई गई तो कुछ अनर्थ हो सकता है। एक रोज माँ कहने लगी क्यों ना अच्छा घर वार देख कर वैशाली का ब्याह कर दें। अब शादी की उम्र हुई तो हो चुकी है उसकी। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, जो जब मन किया कर दिया। धैर्य रखो, वक्त आने पर वह भी हो जाएगा। अभी हमारी बेटी आगे और पढ़ना चाहती है और पढ़ने दो। पापा के तर्क के आगे माँ भी चुप हो गई थी। एक रोज हमारी सांची वाली बुआ वैशाली दीदी के लिए एक रिश्ता लेकर आई। लड़का खानदान सब बहुत अच्छा था। कहने लगी देखो यह रिश्ता बार बार नहीं मिलता, आप चाहो तो लड़के और उसके परिवार को अच्छे से देख परख लो, अभी तभी हाँ कहना। फिर बुआ कहने लगी हमारी वैशाली बहुत भाग्य वाली है, वरना बैठे बैठाए इतना अच्छा रिश्ता कहाँ किसी को मिल जाता है। भैया बुआ के बहुत समझाने पर पापा मान गए और लड़के वालों से मिलने भी गए।
उन्हें भी घर-वार बहुत पसंद आया, लेकिन दीदी वह तो अपनी शादी की बात सुनते ही तुनक उठी। कहने लगी, नहीं पापा, अभी मैं शादी नहीं करूंगी, और आपको तो पता है ना मेरा सपना एयर होस्टेस बनने का है, तो क्या मैं अपना सपना टूटने जाने दे दूं। एक लंबी सांस भरते हुए पापा बोले, हाँ मुझे पता है बेटा, इसलिए तो मैंने लड़के वालों से इस बारे में बात कर ली है। तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होगा, तुम्हारी आगे की पढ़ाई से तुम्हें जो चाहो कर सकती हो। इस बार दीदी पापा की बातों को ठुकरा नहीं पाई। कुछ ही दिनों में सगाई हो गई और बस शादी का भी दिन नजदीक आ गया था। हम जोर शोर से शादी की तैयारियों में जुट गए थे। गहरे कपड़े, श्रृंगार का सामान, सब कुछ दीदी के पसंद से खरीदे जा रहे थे। हम काफी खुश थे, खासकर माँ। वो तो ना जाने कितने बार दीदी की बल्लियाँ लेती रहती थी। पापा कहते थे, देखो मैं कहता था ना कि हमारी बेटी गलत नहीं है, तुम तो बेकार में ही इन पर संदेह करती रहती थी। पापा की बात पर माँ अपनी सहमति जताती। आखिर शादी वाला दिन भी आ गया था। दुल्हन के रूप में दीदी इतनी प्यारी लग रही थी कि जो भी देखता देखता ही रह जाता। अब दीदी थी ही नहीं, इतनी सुंदर। बारात दरवाजे पर खड़े थे, लड़का भी दूल्हे के जोड़े में बहुत मनोहर लग रहा था। जयमाल की रस्में पूरे होने पर कुछ देर बाद जब मैं दीदी की लिवाने उनके कमरे में गई तो देखा मेरा कलेजा धक रह गया। दीदी अपने कमरे में नहीं थी। फूलों की माला नीचे गिरकर बिखरे पड़े थे। मेरा मन घोर शंकाओं से घिर उठा। हाँ, टेबल पर एक चिट्ठी भी पड़ी थी। लिखा था, माँ पापा, मैं ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करूँगी। मैं जा रही हूँ, ढूंढने की कोशिश बेकार जाएगी। आपकी वैशाली जानकर सब हतपद रह गए। माँ तो दहाड़े मार मार कर रोने लगी और बुआ कहने लगी, अरे बाप रे, यह क्या कर दिया इस लड़की ने। बारात दरवाजे पे खड़ी और दुल्हन भाग गई। अब क्या जवाब दूंगी मैं। लड़के वालों को सुनकर पापा को तो जैसे शौक लग गया, क्योंकि ना वह कुछ बोल रहे थे और ना ही कुछ हरकतें कर रहे थे। बस एकदम चुपचाप एक कोने में बैठे दीवार की तरफ टकटकी लगाए घूरे जा रहे थे। डर लगने लगा था कि मुझे पापा की चुप्पी से कि कहीं उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। सच में कितना भरोसा था पापा को दीदी पर, लेकिन उसे पापा की इज्जत पर, उनकी मान मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा और भाग गई। उनकी लड़की के साथ भगाने से पहले एक बार यह भी नहीं सोचा कि जात समाज के सामने कैसे माँ पापा का सिर झुक जाएगा। अब लड़के वाले को, शादी में आए मेहमानों को, नाते रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे। यह सोचकर हमारे पसीने छूट रहे थे। शादी का मुहूर्त बीता जा रहा था। सो अलग तभी बुआ की सलाह पर दीदी की जगह मुझे मंडप पर बैठा दिया। क्या करती है मैं। पापा की इज्जत के खातिर चुप ही रही। क्या होना था और क्या हो गया, यह सोच कर डर के मारे मैं मरी जा रही थी। और जब लड़के वालों की सारी सच्चाई का पता चलेगा तो दीदी की जगह मुझे देखेंगे तो क्या होगा। लेकिन जब मैंने देखकर उन लोगों के कोई प्रतिक्रिया ना देखी तो मैं अचंभित रह गई। संतोष, जो मेरे जीजा जी बनने वाले थे और अब मेरे पति बन चुके थे, उन्होंने ही मुझे बताया था कि बुआ ने पहले ही सब कुछ उन्हें और उनके परिवार वालों को बता दिया था। गुस्सा तो बहुत आया था उन्हें, पर माँ पापा की हालत देख और उनकी इज्जत के खातिर उन्हें और भी यही सही लगा। दीदी की करतूतों को लेकर कभी भी मेरे ससुराल वाले ने मुझ पर कोई छिटकसी नहीं की, बल्कि मुझे सम्मान के साथ मुझे बहू का दर्जा दिया। दीदी को गए 2 साल के ऊपर हो चुके थे, पर इन 2 सालों में गलती से भी पापा के जुबान पर दीदी का नाम कभी नहीं आया। घृणा हो चुकी थी उन्हें दीदी से। पर हाँ, माँ को मैंने कई बार दीदी के लिए रोते कलपते देखा, पर माँ को तो होती ही है ममता की मूरत। मेरी शादी के बाद पहली बार जब पापा के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखी, तब उन्हें पता चला कि वो नाना बनने वाले हैं। प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। कहना तो बहुत कुछ कर चुके थे पर बोला नहीं पा रहे थे। चूँकि यह मेरा पहला बच्चा था तो माँ चाहती थी कि मैं उनके साथ
और उनके लिए ससुराल वालों ने भी अनुमति दे दी थी। मेरा 7वां महीना चढ़ चुका था। डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की सलाह दे रखी थी। जनवरी का महीना था, इसलिए कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बरामदे में खुलकर धूप आने की वजह से माँ ने मेरे लिए वहीं चारपाई बिछा दी थी। मैं चारपाई पर लेटी पत्रिका पढ़ रही थी और माँ अंदर घर के कामों में व्यस्त थी। बीच बीच में पूछ भी जाती थी कि मुझे कुछ चाहिए तो नहीं। मेरे कानों में एक मिनमिनाती सी आवाज़ पड़ी। देखा तो एक औरत फटे हाल और गंदे शंदे कपड़े में हमारे दरवाजे पे खड़ी थे। उनके गोद में एक बच्चा भी था। उस औरत को देखकर लग रहा था जैसे उसने कितने दिनों से कुछ खाया पिया ना हो। शरीर तो जैसे जर्जर से हो चुका था। उसको लग रहा था जैसे कभी गिर पड़ेगी और सच में थक थक वो वहीं दरवाजे के पास ही नीचे जमीन पर बैठ गई और माँ कहने लगी। उस मासूम बच्चे पर मुझे बहुत दया आ रही थी। तो कड़ाकी ठंड में अपनी माँ के पतले से आंचल में दुबका हुआ था। मैंने माँ की आवाज़ लगाकर कहा कि उस औरत को कुछ खाना और कपड़ा लाकर दे दो। और फिर मैं अपनी पत्रिका पढ़ने में लग गई। पर मुझे लग रहा था कि वो औरत एक टक मुझे ही निहारती जा रही थी। माँ ने अंदर से खाना और कुछ पुराने कपड़े लाकर उसे दे दिया और जैसे ही वह माँ वह औरत बोली। माँ ने जरा गुस्से में कहा, अब क्या है, खाना कपड़ा दिया तो अब जाओ यहाँ से। मुझे भी उस औरत पर गुस्सा आ रही थी, इसलिए वहाँ से उठकर मैंने अंदर घर में जाने लगी और मन ही मन बुदबुदाई। हुस्न उन्हें जितना भी दे दो मन नहीं भरता है। जब भीख मांग कर ही खाना होता है तो बच्चे क्यों पैदा करते हैं ये लोग। पर वो फिर माँ बोली। तो इस बार माँ ने पलट कर देखा तो देखती ही रह गई। वैशाली, तुम वैशाली हो? मैं जो घर के अंदर जा ही रही थी, माँ के मुंह से दीदी का नाम सुनकर वही ठिठक कर रुक गई। मुझे अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। फिर से मैंने उस औरत को बड़े गौर से देखा। हाँ माँ, यह तो वैशाली दीदी ही है। मैंने कहा, दीदी को, वो भी इस अवस्था में? माँ के आंखों से आंसू फूट फूट कर झरने लगे। उन्होंने दीदी को गले से लगा लिया। दीदी, इस स्थिति में आखिर हुआ क्या होगा उनके साथ? कई सवाल मेरे मन में उठने लगे और जिसका जवाब सिर्फ दीदी के पास था। दीदी को देखते ही पापा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया था। चिल्लाते हुए बोले, कौन है यह भिखारिन और इस घर के अंदर क्यों ले आई हो? माँ कहने लगी, नहीं जी, यह कोई भिखा मंगनी नहीं है। ये तो हमारी बेटी वैशाली और यह बच्ची हमारी नतिन। बड़े ही घृणित आवाज़ में पापा ने दीदी की ओर देखते हुए कहा, कौन वैशाली? उसे मरे तो सालों हो गए हैं। देखो, मैं कह रहा हूँ, निकालो इस भिखारन को हमारे घर से, नहीं तो आज पापा के आंखों से दीदी के लिए प्यार नहीं अंगारे बरस रहे थे। माँ ने भी चीखते हुए कहा, आपके आंखों पर कल भी पर्दा पड़ा हुआ था और आज भी पड़ा हुआ है। अब हमारी बेटी हमारे साथ इसी घर में रहेगी, समझे आप? कहकर माँ ने दीदी को अपने कलेजे से लगा लिया। माँ के कलेजे से लगकर दीदी फपक फपक कर रो पड़ी। हमारे पूछने पर कि बिना कुछ बताए क्यों वो घर से भाग गई और उनकी ऐसी दयनीय स्थिति कैसे हो गई। लेकिन दीदी ने जो कहा सुनकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। रोशन और वैशाली दीदी सिर्फ दोस्त थे या दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। प्यार भी ऐसे ही दोनों साथ जीने मरने की कसम खाने लगे। तो रोशन के बारे में माँ पापा को बताने ही वाले थे कि वह अचानक ही बुआ उनके लिए रिश्ता लेकर आ गई और वो पापा को ना कह पाई। लेकिन जब रोशन को वैशाली दीदी की शादी की बात पता चली तो वह बौखला उठा और कहने लगा कि जिस दिन उसकी डोली उठेगी उस दिन उसकी अर्थी उठेगी। इतना प्यार करने वाला जीवन साथी कहाँ मिलेगा जो उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाते। यही सच सोचकर वैशाली दीदी ने शादी की रात को ही घर से भागने का प्लान बना लिया था। घर से भागकर उसी दिन
रात दोनों ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। शादी के बाद दोनों मुंबई पहुंच गए और वहां एक कमरे में घर लेकर रहने लगे। हंसी खुशी के साथ अब उनकी शादी को 6 महीने बीत गए, पता ही नहीं चला। लगने लगा वैशाली दीदी की तो उसने जो भी किया सही किया। रोशन जैसे जीवन साथी पाकर वह अपने आप को धन्य समझने लगी। रोशन के प्यार में वह इस कदर डूब गई कि कभी उन्हें हमारा ख्याल तक नहीं आया। कितना हंसकर वह खुशखबरी रोशन को सुनाने लगी कि वह माँ बनने वाली है और वो पापा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह सुनकर उसे कोई खुशी नहीं होगी और यह कहकर उस पर बरस पड़ेगा कि अभी क्या जल्दी थी बच्चे की। वह उस पर दबाव बनाने लगी कि वह उस बच्चे को गिरा दे, लेकिन वैशाली दीदी उसके लिए हरगिज तैयार नहीं थी और इसी बात को लेकर अब दोनों में रोज झगड़े होने लगे। जहां पहले रोशन जल्दी घर आ जाता था, अब देर तक घर वापस आने लगा और वो भी नशे की हालत में। पूछती कुछ वैशाली तो वह उस पर चीखता चिल्लाता और अब तो वह उस पर हाथ भी उठाने लगा था। बर्दाश्त करने के सिवा चारा भी क्या था उसके पास। धीरे धीरे वक्त कटने लगा। समय के साथ दीदी ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन अपनी बेटी को प्यार करना तो दूर, रोशन उसे देखता ही नहीं चाहता था। लेकिन दीदी अपनी नन्ही सी बेटी के साथ बहुत खुश थी। शराबादी को चुका रोशन दीदी के जेवर कपड़े तो बेच ही चुके थे, अब घर के सामान भी बेच बेच कर शराब पीने लगा। और जब वैशाली दीदी कुछ कहती तो मारने पीटने लगा, गंदी गंदी गालियां देता, बोल्ड बिंदास और किसी के साथ न डरने वाली वैशाली अब डरपोक बन गई थी। एक रोज जब बहुत रात हो गए, रोशन घर नहीं आया तो वैशाली दीदी को चिल्लाता होने लगी कि तभी दरवाजे खड़खड़ाने की आवाज से वहां हड़बड़ा कर उठी। लगा रोशन ही होगा, इसलिए बिना पूछे ही दरवाजा खोल दिया और अनजान आदमी को देखकर वह सहम गई। पूछने पर उस इंसान ने बताया कि उसे यहाँ रोशन ने बुलाया, लेकिन वो तो अभी घर पर ही नहीं है, तो आप अभी जाइए, जब रोशन आएंगे तब आइएगा। कहकर दीदी दरवाजा लगाने ही लगी कि वह इंसान धक्का देकर अंदर घर में घुस गया। कहने लगा कि वह यही रहेगा क्योंकि उसके पति ने उसे उनके हाथ बेच दिया, इसलिए वह जो चाहे उसके साथ कर सकता है। सुनकर दीदी हक्की बक्की रह गई। उसके मुंह से आती शराब की बू से वैसे भी दीदी को चक्कर सा आने लगा। उस बलिष्ठ इंसान के आगे वैशाली दीदी की एक न चली और कुछ पल में ही उनका सब कुछ लुट गया। लेकिन अब भी दीदी को विश्वास नहीं हो रहा था कि रोशन उनके साथ ऐसा कर सकता है, लेकिन वह 16 आने सच हैं। अब वह इंसान भूखे भेड़िए की तरह जब तब दीदी को नचाता घसीटता और वह कुछ भी ना कर पाती। जब उसकी दीदी से मन भर गया तो उसे जालिम इंसान ने दीदी को कोठे पर बेच दिया, जहां रोज कई लोग उन्हें सूखे रुई की तरह तब तक भूनते रहते जब तक उनका मन नहीं भरता। भाग जाना चाहिए था दीदी वहां से, पर चली गई कहाँ, यही सोचकर वह विवश थी उसी नर्क में रहने को। लेकिन जाने कैसी उसी दरिंदे में से एक को दीदी पर दया आ गई थी और एक रात सबसे छुपते छुपाते वो उसे भोपाल वाली गाड़ी पर बैठा दिया। अपनी व्यथा सुनाते सुनाते दीदी वहीं जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। पापा तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने जांच की पुष्टि की थी दीदी गंभीर बीमारी से ग्रसित है और वह कुछ ही महीनों की मेहनत है। सुनकर तो हमारी रुलाई फूट रही थी। दीदी की आंखों में साफ झलक रहा था कि वो पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। अपने हाथ जोड़कर वह हमसे बार बार पर क्षमा याचना किए जा रही थी। रोते हुए कहने लगी, पापा एक अंतिम बार आप अपनी वैशाली को क्षमा कर दो। उसे अपने भांप लिया हो कि वह अब कुछ ही पलों की मेहमान है। और सच में देखते ही देख दीदी की आंखें खुली की खुली रह गई। हमेशा के लिए दीदी हमसे विदा हो गई। 1 महीने बाद ही मैंने भी एक ही बेटी को जन्म दिया। अभी हम दीदी के दुख से उबरे ही कहीं थे कि जो खुशी मनाने, अब इस बच्ची में क्या हो गया, कौन संभालेगा इसे, माँ पापा भी कब तक। सबके मुंह पर बस यही सवाल था। आखिरकार सबकी मर्जी से हमने यह फैसला लिया कि हम इस बच्ची को गोद ले लेंगे।
बच्चा गोद लेने की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद मैं और संतोष पूजा के माता पिता बन गए। दरवाजे की घंटी की आवाज़ से सरिता अतीत में लूट गई। इतनी सुबह सुबह कौन आ सकता है, अपने मन में ही सरिता बोली और उठकर दरवाज़ा खोलने लगी। मम्मी मम्मी कहकर पूजा सरिता के गले लग गई। लुढ़क आए पर खुशी के क्या हुआ बच्चा, पूजा के आंसू अपने आंचल से पोंछते हुए सरिता बोली। सुबकते हुए कहने लगी, पूजा मम्मी मुझे माफ़ कर दो, आप सही कहे थे, मैं गलत थी। यह बात मैंने वहाँ जाकर रियलाइज़ किया। मैं आपका दिल दुखाया ना माँ, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ अब आप जो कहोगे मैं वही करूँगी। लग रहा था कि जैसे कितने दिनों से वह अपनी माँ से बिछड़ी हुई है थी। सरिता के गलों में आंसू लुढ़क आए और खुशी के संतोष और पल भी खड़े के खड़े मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कहानी कैसी लगी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। बाय बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे दोस्तों।